नमस्ते, मैं हूं निखिल और भूपेंद्र सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबर गांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए लगातार नई चुनौतियां सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा बांग्लादेश में जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जब यूएस में आती है तो हमें जाकर के बहुत सारे बातचीत करनी पड़ती है। इंडियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमारे विदेश मंत्री पहले वहाँ ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर अब मिल के आए हैं। अब एक नई चुनौती ने सर उठा लिया है और इस बार मोर्चा है नेपाल। उड़ीसा के कॉलेज में एक लड़की के साथ बेहूदगी होती है। वो लड़की इतनी परेशान होती है कि वो अपना जीवन त्याग देती है और कॉलेज के ऊपर इल्ज़ाम लगता है इस पूरे मामले में लीपापोती करने का। नेपाली स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान में विद इन देयर राइट्स पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उनको मैन हैंडल करने का। और अब इसने एक डिप्लोमेटिक रो का शक्ल इख्तियार कर ली है। नेपालीज गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई है। उन्हें उनके बच्चों के साथ जो सलूक हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि जो भी चूक होगी उसकी जांच करवाई जाएगी। न्यू दिल्ली के लेवल पे स्कैनर पे चीज़ें ले ली गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से कह दिया गया है कि वो जल्दी मामले का निपटारा कराएं, ये पता करें कि कब क्या कैसे हुआ था। भूपेंद्र, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एक रेप्यूटेड कॉलेज है और वहाँ पे दो यंग बच्चों के बीच में कुछ होता है, एक लड़का एक लड़की, जो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच में कभी चीज़ें अच्छी चलती हैं, कभी चीज़ खराब भी हो जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि किसी बच्चे का जीवन चला गया और बात दो देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों तक आ गई है। तो ये एक्चुअली निखिल मामला शुरू होता है 16 फरवरी से। 16 फरवरी को जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसे KIIT कहा जाता है, तो ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में ही। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इसमें बीटेक थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट थी, वो नेपाली स्टूडेंट थी जिसका नाम था प्रकृति लामसाल। तो इसकी इसका जो हॉस्टल था उसी में इन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद चीज़ें जो है वो अलग टर्न ले गई। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, हॉस्टल में अगर कोई लड़की आत्महत्या करती है तो उस चीज़ को लेकर हॉस्टल में जो बाकी लड़कियां हैं या इवन जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनमें रोष होना लाजमी भी था। और वो चाहते होंगे कि इस चीज़ की जो है गहन तरीके से जांच की जाए। तो ये यहाँ से मामला शुरू हुआ, आत्महत्या हुई। आत्महत्या के बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक जा पहुंची बात कि ऐसा हुआ है, जिसके बाद जांच के लिए बात बढ़ने लग गई। अब ये आत्महत्या का एंगल क्या है, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, प्लस अगर जो FIR जो दर्ज की गई है पुलिस की तरफ से उसको भी देखें, तो उसमें ये पूरी तरीके से जानकारी दी गई है कि ये पूरी जो आत्महत्या है इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो मेन निकल कर सामने आ रहा है वो लड़की का चचेरा भाई है। वो भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था जिसने आत्महत्या की है, प्रकृति ने। तो उसने वो FIR जो दर्ज करवाई है उसमें ये बताया है, उसने कॉलेज के ही एक और स्टूडेंट का नाम लिया है इंस्टीट्यूट के, जिसके बारे में उसका कहना था कि वो उसका बॉयफ्रेंड था लड़की का, और उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, और वो जो लड़का है वो लड़की को ब्लैकमेल तक कर रहा था। तो ये ब्लैकमेलिंग किस तरह की थी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी या क्या था, इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये क्लैरिटी सब्जेक्टिव है, लेकिन ये क्लैरिटी आती है कि जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है तो एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है। तो वो ऑडियो क्लिप के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनका ये कहना है कि ये ऑडियो क्लिप प्रकृति लामसाल और उसी लड़के के बीच की बातचीत है जो वायरल हो रही है। अब उसमें जब हम वो ऑडियो क्लिप सुनते हैं या जिसने भी वो सुनी होगी, तो साफ जाहिर होता है कि लड़का कितने घटिया तरीके से उस लड़की को डोमिनेट कर रहा है। अब्यूसिव तरीके से गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और उस लड़की को दबाने की कोशिश कर रहा है वो, जो कि बहुत ही एक मतलब घटिया तरीका है बात करने का। तो वो काफ़ी मतलब जो कॉल है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की रोते हुए दिखाई दे रही है। लड़का उसको बोलता है तुम माफ़ी मांगोगी, और लड़की रोते हुए उससे माफ़ी तक मांग रही है। तो ये वो कॉल है जिसके बारे में ऐसी भी स्पेकुलेशंस है कि इसी कॉल के बाद शायद लड़की ने आत्महत्या की, या उसके एक दिन बाद, या जो भी सीन रहा होगा। तो ये जो कॉल वायरल होती है, तब ये अगर ये वाकई कॉल उन्हीं की है जो सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं, तो उससे ये मामला प्रेम प्रसंग की तरफ बढ़ता है। और FIR में भी जो उसका चचेरा भाई है लड़की का, उसने भी उसी चीज़ की ओर इशारा किया है और लड़के का नाम FIR में दर्ज करवाया गया है। अब ये प्रेम प्रसंग का मामला था, पुलिस आती, आत्महत्या की तफ्तीश करती, दो लोगों के बीच की बात थी, ये यहीं पर खत्म हो सकता था। लड़के को इवन गिरफ्तार तक कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, जो अभी तक की जानकारी है। लेकिन ये मामला खराब कहाँ होता है,
ये मामला खराब होता है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ही, यानी कि KIIT जो इंस्टीट्यूट है, उनके जो लोग हैं वहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ हैं या टीचर्स हैं, वो जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस चक्कर में ये पूरा मामला बिगड़ जाता है। अब हुआ ये कि जैसे ही ये आत्महत्या की बात बाहर निकली तो उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए, और जो वहाँ के नेपाली स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1000 के करीब KIIT में स्टूडेंट्स जो नेपाल से आए हैं वो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, इतना बड़ा नंबर है। तो इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उनको चाहिए था इतना एश्योरेंस कि वो लड़के पे उचित कार्रवाई करते, पुलिस को बुलाते और लड़के को गिरफ्तार करवाते। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से उस चीज़ को इंस्टीट्यूट की तरफ से दबाने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेजेस हैं जिसमें वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ मतलब प्रशासन का ही कोई व्यक्ति होगा जो मैसेज कर रहा है स्टूडेंट्स को कि अगर आप ये ऐसे प्रोटेस्ट बंद नहीं करते हैं तो इसको एक तरह से यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनडिसिप्लिन आप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी कि वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आधी रात को खबरें ये है कि स्टूडेंट्स जो नेपाल के थे, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उनको ये बोल दिया गया कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट हैं वो अपने घर चले जाएं, हॉस्टल खाली कर दें, उनकी जो एकेडमिक सेशन है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, तो अपने घरों को चले जाएं। तो यहाँ से चीज़ें और टर्न लेती हैं। और फिर जब हम सोशल मीडिया पे वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं और जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो अपनी तरफ से वहाँ के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डाले, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो टीचर्स हैं वहाँ के, वो स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोबाइल छीने जा रहे थे, और यहाँ तक कि ये भी दावे किए जा रहे हैं वीडियोज़ में कि उनको धक्के मारे गए, उनको वहाँ से मैन हैंडल करके हॉस्टल से निकाला गया और यूनिवर्सिटी गेट से बाहर कर दिया गया, या उनको रेलवे स्टेशन तक या नियरेस्ट बस स्टेशन तक छोड़ दिया गया कि आप यहाँ से अपने घरों को चले जाइए। तो ये जो मामला था इसने एक अलग टर्न ले लिया, और ये पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग से निकलकर अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। और प्लस क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इन्वॉल्व है और ज़्यादातर नेपाल के 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व है, तो ये मामला अब जो है वो सरकारों तक पहुंच गया है, यानी कि दोनों देशों की सरकारों को आपस में बात करनी पड़ रही है। और इस मामले को बिल्कुल एक ऐसा रंग अब मिल चुका है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि अब ये जो मामला है जल्दी थमने वाला नहीं है। ये अभी फिलहाल हुआ है। एक चीज जिसको वो भी आप अभी बता रहे थे रिकॉर्डिंग के पहले ही मुझे, कि पहले यूनिवर्सिटी ने बच्चों को भगाया यहाँ से कि बोरिया बिस्तर समेटना है और जाना नेपाल। हाँ। बच्चे निकल जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को समझ में आता है कि यार ये तो हमने एक लाइन क्रॉस कर दी, फिर वही टीचर कॉल कर रहे हैं और अब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई पहले तो आपने कहा घर जाओ, है ना। अब एक ऐसा बच्चा जो भाई हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मैं नोएडा के बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि यार वापस जब आता हूँ ना वो गेट चिल्ला बॉर्डर वाला, तब लगता है कि यार घर पहुंचा। वो बच्चा दूसरे देश में है, बिल्कुल वहां पे वो सुन रहा है कि भाई तू जा अपने घर, और आधे रास्ते में फिर आप उसको कह रहे हो कि नहीं 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 वापस आ जाओ, वापस। तो फ्रस्ट्रेट ही होगा वो। तो वो फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पे पहुंच गई ना, ये इसी वजह से प्रोटेस्ट जो है वो अलग रूप ले रहा है। अब हुआ क्या है, अगर मैं आपको, एक राजन गुप्ता नाम का ही एक स्टूडेंट है जिसने दैनिक भास्कर से बात की है, भास्कर में रिपोर्ट छपी है बाकायदा, जिसमें उसने इस बारे में बताया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बच्चों को निकलने के लिए बोला गया और जो लोग सामान पैक नहीं कर रहे थे उनको मारा तक गया। तो ये एक स्टूडेंट का बयान है जो अभी भास्कर की रिपोर्ट में छपा है। इसके अलावा पीटीआई की तरफ से 500 जो बयान मतलब रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 500 के करीब जो छात्र हैं वो भुवनेश्वर और कटक रेलवे स्टेशन पर घर लौटने के लिए बसों और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक मतलब इतना करने की जरूरत नहीं थी यूनिवर्सिटी प्रशासन को किसी भी तरीके से। और अब हुआ क्या है, अब ये फोन क्यों जा रहे हैं वापस, इन फोनों के पीछे अब प्रॉब्लम ये आ गई कि एक तो यूनिवर्सिटी के लिए पीआर का मसला खड़ा हो गया कि हमारा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत एक तरह से इंडियन मीडिया के साथ साथ नेपालीज मीडिया तक पहुंच गई और फॉरेन के कई मीडिया में भी हमारे एम्बेसी के बाहर, बिल्कुल। तो वहां से प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ। काठमांडू में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने वहां के प्रोटेस्ट किया है हमारे दूतावास इंडियन एम्बेसी के सामने काठमांडू में ही, जिसके बाद इंडियन एम्बेसी की तरफ से बयान जारी हुआ। अब बयान में उन्होंने यही बात बोली है कि ये जो पूरी घटना है उसको लेकर हमें दुख है, हम खेद जताते हैं,
हम लोग यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ की, वो प्रॉपर टच में है वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ भी, प्लस वहाँ की सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ भी, कि इन चीज़ों को सही तरीके से टैकल किया जा सके। तो जब ये चीज़ें सरकार तक पहुंच जाती है तो वहां से यूनिवर्सिटी को एक स्टेप बैक लेना पड़ता ही। तो वो हुआ भी, क्योंकि वीडियोस इतने ज़्यादा वायरल हुए हैं उनके ही स्टाफ के बच्चों से बदतमीजी करते हुए, जिसके बाद उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें उन्होंने इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी है। उन्होंने ये भी हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया, ये भी खबरें आ रही हैं। और उसमें यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि टीचर्स, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि टीचर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें सही हों, लेकिन उस कोशिश के दौरान कुछ चीज़ें गलत हुई हैं जिसको लेकर हम लोग माफ़ी मांगते हैं। और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन या इंस्टीट्यूट पहले से बोल रहा था स्टूडेंट्स को कि आप जाइए अब नेपाल अपने घरों को, हम आपको बुलाएंगे वापस, वही अब बच्चों को कॉल कर रहा है, बुला रहा है। उस प्रेस नोट में भी यही बोला गया है कि आप अपनी क्लासेस दोबारा आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक वीडियो है, अगर कोशिश करेंगे मैं उस पर वीडियो हम अपने ही इस वीडियो में दिखाएंगे भी कि किस तरह से एक नेपाल की लड़की को बस में वो बैठी है, मोबाइल पर टीचर जो है वो कॉल करके वापस बुला रही है, और वो लड़की उस टीचर को ये बता रही, गुस्से में बात कर रही है उस टीचर के साथ। वो गुस्सा जायज़ भी है, और वो बोल रही है कि आपका जब मन करेगा आप हमको निकाल देंगे, जब आपका मन करेगा आप हमें बुला लेंगे। कि आपको पता भी है कि भुवनेश्वर से, यानी कि जो इंस्टीट्यूट जहां पर स्थित है, वहां से नेपाल कितनी दूर है। तो हम जैसे लोगों को जो ओवरनाइट जर्नी करके 2-2 दिन वहां पर नेपाल पहुंचने में लगते हैं, अब आप हमें बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। ऐसा करो और आप बुला रहे हो। कहाँ से आए, कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? कितना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए, आधे रास्ते से। आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है, चल पैदल, जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिए। अभी जो हुआ था, बेटा वो अभी हम लोग कल से पता चला क्या सिचुएशन हुआ था बेटा। मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। ठीक है, अगर घर पहुंच गए हो 1-2 दिन तो बेटा, उसके बाद मेरे को 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगता है मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती हुई है, जिसको लेकर वो माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग टर्न ले चुकी हैं। तो ये माफ़ीनामा भी कितना काम आएगा कितना नहीं, वो अभी आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। एक तो जैसे भूपी आपने बताया कि यूनिवर्सिटी अब थोड़ी सी सीधी हो गई है, पहले टेढ़ी चल रही थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने लेवल पर रिएक्ट किया। एम्बेसी ने ऑब्वियसली एमईए को भरोसे में रख के ही वो बयान दिया है कि हम करवा रहे हैं जांच। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने क्या कदम उठाया है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से अभी जो आया है वो यही है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है वो इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक बनाई गई है, जिसमें अगर मैं आपको उस प्रेस नोट की ही जानकारी दूं तो उसमें जो लिखा गया है, इस कमेटी में होम डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कमिश्नर कम सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एज मेंबर्स हैं। यानी कि इन सब बड़े बड़े दायरे के लोगों को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, जो अभी इंस्टीट्यूट को जो है उसकी जो कार्रवाई जो उन्होंने की है उसकी जांच करेंगे। जो प्रेस नोट उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया उसमें यह भी लिखा गया है कि जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है कि बच्चों के साथ धक्का मुक्की हुई है या उनको मैन हैंडल किया गया है, उन सब चीज़ों की एक यही हाई लेवल कमेटी अभी फिलहाल जाँच करेगी, जिसके बाद जो नतीजा है वो सामने आएगा और उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने भी अपनी तरफ से हाथ खड़े कर लिए हैं इंस्टीट्यूट को लेकर और उनके प्रशासन को लेकर। हालांकि पुलिस जो है, भुवनेश्वर के जो डीसीपी है पिनाक मिश्रा, उनका भी बयान आया है। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, पुलिस अपनी तरफ से पुलिस ने काम किया है, उन्होंने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लड़की का जो मोबाइल है उसको जब्त किया है, लड़के के मोबाइल और बाकी गैजेट्स को भी जब्त किया गया है। और अब उनका ये कहना है कि इनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, उसके बाद जो निकल कर सामने आएगा जांच के बाद, उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि लड़के के खिलाफ अभी जो केस दर्ज हुआ है वो आत्महत्या के लिए उकसाने के केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो काठमांडू में जो प्रोटेस्ट हुआ वो तो हुआ ही, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तक को बयान देना पड़ा है केपी शर्मा ओली को इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने ये बयान जारी किया है कि जो हिंदुस्तान में नेपाल का दूतावास है, वहाँ से 2 अधिकारियों को स्पेशली पीएम के कहने पर भेजा गया है उड़ीसा। वो वहाँ पर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं,
ताकि उनकी जो भी दिक्कतें हैं वहाँ पर पूरी तरह से उनको सॉर्ट किया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेपाल के स्टूडेंट हैं वो स्वतंत्र है, वो अगर अपने घर आना चाहे घर आएँ, और अगर उन्हें हॉस्टल में रुकना है तो हॉस्टल में रुकें। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर सोचिए एक देश के प्रधानमंत्री तक को भी बयान देना पड़ा है। हालांकि हमारी तरफ से अगर हम बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट का बयान आ चुका है, MEA की तरफ से बयान जो आना था वो दूतावास की तरफ से आ चुका है। तो वो चीज़ें एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है ये बातचीत अभी अगर हम KP शर्मा ओली का बयान देखें या अपने दूतावास का बयान देखें तो ये दोनों ही बयानों में किसी तरह की कोई तल्खी नजर नहीं आ रही है। तो अभी तक जो चीजें हैं, मेरा ये मानना है कि दोनों सरकारें समझ रही हैं कि ये चीजें प्रेम संबंध से जुड़ी हुई थी, एक छोटा मामला दो लोगों के बीच का मैटर है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की गलती की वजह से वो एक बड़ा रूप ले चुका है जिसके बारे में अभी बात हो रही है। तो ये चीजें अभी फिलहाल इस मामले में आई हैं। हालांकि जो सबसे मतलब दुखद चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा कम बात हुई है, सबसे कम, वो है लड़की के पिता का बयान। तो लड़की के पिता वहां पहुंचे हैं, उन ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात बताई है कि वो अभी फ़िलहाल भुवनेश्वर में हैं और उनको उनके चचेरे, जो लड़की का चचेरा भाई था जिसने FIR दर्ज करवाई थी, उसके ज़रिए ही उनको पता चला कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि उनका ये कहना कि पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, चीज़ें सब मतलब उनकी पूरी मदद की जा रही है जो भी ये पूरा मामला है। लेकिन एक चीज़ को लेकर उनकी भी नाराज़गी है, वो यही है कि जो प्रशासन ने स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी की, तो वो जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रशासन की जो KIIT की बात है उसको लेकर उन्होंने ज़रूर नाराज़गी जताई है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो यही है। और मतलब जैसे इस पे ना एक जो लार्जर इशू है, जिस बात का मैं, जैसे हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि दो यंग लोगों के बीच की बात है और फिर उसके बाद वो मैटर पुलिस के लिए था, बिल्कुल, और वहां कोई दिक्कत होती तो मैटर बड़ा होता, समझ में आता। ये जो यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का, ये जो एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं ना कि हमारा नाम ना खराब हो, वो PR मैनेज के चक्कर में आप देखिए न सिर्फ यूनिवर्सिटी की बदनामी हुई है, पूरे मुल्क की बदनामी हुई है। वहां से बयान आ रहा है नेपाल से, हमारे एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, और इन सारी चीजों का बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो नेपाल के ही हैं। एक जमाने में अफगान स्टूडेंट्स भी आते थे, आज भी आते हैं, नंबर कम है। नेपाल के सबसे ज्यादा आते हैं। और नेपाल में एक छोटा वर्ग वैसा भी है जो अपने बच्चों को चीन भेजते हैं, बिल्कुल, पढ़ने के लिए। तो मतलब इस तरह की आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2500 स्टूडेंट अभी चाइना में पढ़ रहे हैं नेपाल के। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद नेपाली स्टूडेंट की है, लगभग 15 से 18 हज़ार के बीच में है। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो चाइना में अभी ये नंबर बहुत कम है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उधर की तरफ भी मूव करें, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद, चीजें होंगी तो अगर रेगुलर होती हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत बारीक चीज़ है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए मुझे लगता है, वो ये है कि नेपाल के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के बाद सरकारी ओहदों पर बड़े बड़े मिनिस्टर बने हैं, प्रधानमंत्री तक बने हैं, तो वो इंडिया से ही पढ़ कर गए हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट जो अभी यंग हैं वो आने वाले वक्त में जब नेपाल में आगे जाएंगे, बड़े ओहदों पर बैठेंगे, तो हो सकता है इन छोटी छोटी घटनाओं की वजह से करते हैं, फिर ट्रॉमा कैरी करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो उनके काम पे हावी हो जाता है ट्रॉमा, और वो फिर धीरे धीरे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स में एक शांति बनी रहनी चाहिए, वो चीजें कहीं ना कहीं खराब होने का डर रहता है। देखिए ये चीज आपको शेख हसीना वाले एग्जांपल में देखने को मिलती है। शेख हसीना के पूरे खानदान का कत्ल हुआ बांग्लादेश में, वो 2 बहनें बची, क्यों? क्योंकि वो तब बांग्लादेश में नहीं थी। उनको फिर पनाह मिली इंडिया में, नई दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। तो वो अनुभव आप देखिए, जब शेख हसीना वहां प्राइम मिनिस्टर बनती है फाइनली, वो सबसे अच्छे संबंध हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में रहे तो वो शेख हसीना के टेन्योर पे रहे। अच्छी मेमोरी अगर बच्चों की रहेगी और फिर वो आगे जाएंगे तो वो अच्छी चीजें हो सकता है। भाई रहेंगे तो नेपाल के ही स्टूडेंट या रहेंगे तो बांग्लादेश के ही प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर भी अनुभव अगर आप कहीं से अच्छा लेके जाओगे तो आप अच्छी बातें करोगे, अच्छी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। और जो नहीं होगा फिर अच्छा अनुभव तो फिर दूसरे तरीके से काम होगा। और हम लोग निखिल ये देखते भी आए हैं कि चाहे वो नक्शे का विवाद हो, चाहे वो चाइना की वजह से थोड़ी बहुत तलखी नेपाल के साथ कभी ना कभी हिंदुस्तान की हो जाती है, लेकिन एक चीज अभी भी है कि हम लोग एक जो कल्चर है वो सिमिलर है, तो वो हम कैरी भी करते हैं। अभी जो डर है वो ये भी नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होंगे, अभी वो डर है वही सोशल फैब्रिक पे कहीं कोई दाग ना है ना, कि आपस में जो मिलना जुलना है। कितने नेपालीज हैं जो स्टूडेंट नहीं है, यहीं रहते हैं, काम करते हैं, और कितने नेपालीज हैं जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं।
तो ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर लगता है कि एक शेयर्ड जो कल्चर है उसमें किसी तरह की दिक्कत इस मामले की वजह से ना आए। तो इसी को लेकर भी सरकारों को सतर्क होने की जरूरत भी है, और लोग खैर सरकार काम कर भी रही है ताकि इस मामले पे किसी तरह जो एक तरह से तूल पकड़ा हुआ उसको किसी तरह से शांत किया जा सके सही तरीके से। लेकिन एक चीज और है इसमें निखिल जो जानने वाली है वो ये है कि ये जो KIIT है और KISS है, ये दोनों इंस्टीट्यूट एक ही जो फाउंडर है इसके, उनका नाम है अच्युत समंता, ठीक है ना। तो ये भी एक दिलचस्प शख्सियत रहे हैं। इनको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेडी के लीडर रहे हैं, बीजेडी की तरफ से ये राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, तो ये लोकसभा भी पहुंचे। हालांकि जब बीजेडी का वहां पर पतन होता है, यानी कि हार जाती है बीजेडी, तो उसके बाद ये जो पूरी पॉलिटिक्स है उससे संन्यास ले लेते हैं। लेकिन जब हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं तो ये ना सिर्फ बीजेडी, बीजेपी या और जितनी भी पार्टियां उनके सबके करीब रहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है। हाँ, मैं यही बोलने वाला था भूपेंद्र कि बिजनेसमैन जो होता है ना, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो हर पार्टी का होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसको दुकान अपनी चलानी है। और भूपेंद्र सही कह रहे थे, सबसे घनिष्ठ संबंध एक जो नेपाली सिटीजन जो हिंदुस्तान में आते हैं, एक राइट टू वोट को आप छोड़ दें, और जो एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब इंडियन पासपोर्ट ऑब्वियसली नहीं बना सकते, वो बाहर के सिटीजन्स हैं। इसके अलावा लगभग सारे राइट टू प्रॉपर्टी है नेपालीज लोगों को यहाँ पे, विदाउट एनी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो यहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, है ना। ये अग्निवीर आने के पहले वो इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते थे, और पूरे विद पेंशन वो रिटायर भी होते हैं। तो एक अग्निवीर वाला मैटर था, जिसके बाद में एक जो आप कह रहे थे ना पीपल टू पीपल, उस चीज पे थोड़ा फर्क पड़ा। फिर उसके बाद में कुछ चीजें आप भूकंप के टाइम याद कीजिए, नेपाल में भूकंप आया, और उसके बाद में इंडिया ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसको जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया गया वो नेपाली लोगों को पसंद नहीं आया, और फिर वहां पे इंडियन मीडिया गो बैक टाइप के फिर वो नारे लगे। और हमको समझना पड़ेगा कि छोटा मुल्क है नेपाल, लेकिन उनका भी अपना स्वाभिमान है, एंड दे आर वेरी प्राउड पीपल, है ना। उनको है कि भाई हमारा छोटा ही देश होगा, लेकिन हमको अपने देश पे गुरूर है। तो उस आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनको वो बहुत ऑफेंड करने वाली चीज है जो हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि मतलब नाउ दैट एवरीथिंग इज आउट, तो अब दोनों पक्ष जो है नेपाल और हिंदुस्तान इसको बैठ करके रिजॉल्व कर लेंगे। जो जिस बच्चे के साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा, जिस पे इल्ज़ाम लगे हैं उसको जो हमारी जुडिशरी है वो जो भी उचित समझेगी वो सज़ा देगी। और जो बाकी नेपाली स्टूडेंट्स हैं, कलिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हों या हिंदुस्तान के बाकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हों, वो हिंदुस्तान में ही रहें, वो यहीं पढ़ें और यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेकर के, अपनी डिग्री लेकर के विदाओं, ऐसी कामना खबरगांव का परिवार करता है। इस वीडियो प्रेजेंटेशन को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।